जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ अब्बास अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और इसके ऊपर अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो बड़ी हाईली पेड इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। आई मीन वो किसी सॉलिसिटर के पास, किसी बैरिस्टर के पास, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाता है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्पॉन्सरशिप। जो यूके के अंदर अभी लोग हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर स्पॉन्सरशिप लेते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसकी दो कैटेगरीज़ हैं, एक है स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयर और दूसरा है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। आज इन दोनों के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। और मैंने कंप्लीट ये रिसर्च बेस है, एक सोलिसिटर से पूरी डिस्कशन के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं अभी स्टार्ट के अंदर आपको 7-8 क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप वीडियो देखने से पहले आपको आइडिया हो जाए कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में अगर तो एड्रेस किए जा रहे हैं तो फिर तो आप टाइम लगाएं इस वीडियो पे। मैं वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको जो कि एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं या जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है वो इसके बारे में सोचता है। हम दोनों कैटेगरीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयर, नंबर 2 सेल्फ स्पॉन्सरशिप। अभी हम स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयर उसके ऊपर बात करते हैं कि जो किसी भी एम्प्लॉयर से हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये क्वेश्चन है कि क्या ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट ये स्पॉन्सरशिप ले सकता है, किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी कंपनी से ये स्पॉन्सरशिप ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, क्या स्टूडेंट अगर किसी भी एम्प्लॉयर से इस तरह की स्पॉन्सरशिप लेता है तो उसकी स्टडी का क्या बनेगा, उसकी स्टडी की कंटिन्यूटी क्या रहेगी? जो यूनिवर्सिटी ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था स्टडी वीज़ा, उसका क्या फ्यूचर रहेगा और उसको किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अगर स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी ये स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहा है? नंबर 3 इसके ऊपर टाइम प्रोसेसिंग कितना लग जाता है? नंबर 4 कि जो स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहा है उसको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप लेते हुए? मिसाल के तौर पे स्पॉन्सरशिप ली, ड्यू टू सम रीज़न कंपनी बंद होगी। स्पॉन्सरशिप ली, ड्यू टू सम रीज़न आपका एम्प्लॉयर के साथ कोई मसला बन गया, एम्प्लॉयर आपको पसंद नहीं कर रहा या एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर आपका वीज़ा अप्लाई करता है, आपको वो स्पॉन्सरशिप लेके देता है और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके कितना एक टाइम प्रोसेस है और कितना एक्सपेंस है, कितना एक रियल एक्सपेंस होता है और आजकल डिमांड्स आपसे वो क्या क्या कर रहे हैं, वो कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई कितने पैसे मांग रहा है। हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी देखेंगे, हम उसका एक्चुअल टाइम प्रोसेस भी देखेंगे। ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे इनको हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं और ये हैं आपके स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयर से रिगार्डिंग। ठीक है जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी ये स्पॉन्सरशिप ले सकता है किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी कंपनी से? यस, ड्यूरिंग स्टडी कोई भी स्टूडेंट ये स्पॉन्सरशिप ले सकता है किसी भी एम्प्लॉयर से। अभी चूँकि ऐसे वैसे कोई रूल्स चेंज नहीं हुए, जो कि एक्सपेक्टेड है, सुनने में आ रहा है कि जनवरी 2024 से ये रूल चेंज होंगे। अभी तक ऐसा कोई रूल चेंज नहीं है। अभी तक तो स्टिल हर स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होती है, अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिल जाए कि वो अपना स्टडी वीज़ा से स्विच करना चाहे किसी भी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेके, तो वो उसमें शिफ्ट कर सकता है अपना वीज़ा। अब किस तरह की आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है? मिसाल के तौर पे कोई सिक्योरिटी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, आपको ये कोई भी रेस्टोरेंट जिसको ये अथॉरिटी होती है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर सकता है। वो सारे लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं जिनके पास स्पॉन्सर का लाइसेंस होता है, जिनको यूकेबीए ने ऑथोराइज किया होता है कि अगर आपको बंदे की डिमांड है और आप कोई बंदा हायर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। वो हर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट जब चाहता है कि मैं अपने
वीज़ा को स्विच कर लूँ, अब मैं स्टडी वीज़ा से किसी भी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप पे आ जाऊँ, तो वो जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो क्या रहेगा? देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना, वो यूनिवर्सिटी ने बेसिकली आपको स्पॉन्सर किया होता है। जब आप स्टडी वीज़ा लेते हैं ना सर, यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप के ऊपर आप वहाँ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यूके बीए की फिर जो यूनिवर्सिटी का जो स्पॉन्सरशिप दिया होता है यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी सिर्फ इसी सूरत में विड्रॉ नहीं करती अगर इन केस आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं जा रहे। ये साथ एडिशनल सी बात है, अगर आप यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं जा रहे, आपको यूनिवर्सिटी ईमेल करती है और आपको इंटीमेट करती है कि आप इतने टर्म के अंदर अंदर अगर नहीं आएंगे या इतनी डेट तक आप यूनिवर्सिटी को दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे, तो हम अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लेंगे। तो लिहाजा इसका मतलब ये कि जब आप स्टडी वीज़ा से शिफ्ट होंगे किसी भी वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा के ऊपर, तो फिर यूनिवर्सिटी अपनी स्पॉन्सरशिप को विड्रॉ कर लेगी। यूनिवर्सिटी जब अपनी स्पॉन्सरशिप को विड्रॉ करती है तो वो बेसिक इफेक्ट आपके वीज़ा के ऊपर होता है, क्योंकि आपके वीज़ा शिफ्ट हो चुका होता है। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहें और अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहें, जो भी आपके रिमेनिंग ड्यूज़ हो, फीस हो, वो सारी चीज़ें पे करने के बाद, तो फिर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो स्पॉन्सरशिप आपको दी होती है यूनिवर्सिटी ने एक होम ऑफिस के अंदर, वो विड्रॉ कर लेती, क्योंकि अब आपको नया स्पॉन्सर मिल गया ना, कोई रेस्टोरेंट वाला मिल गया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का मिल गया, कोई स्टोर का मिल गया, वट एवर जो भी मिला, तो चूंकि फिर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं आप, तो लिहाजा यूनिवर्सिटी अपनी स्पॉन्सरशिप को विड्रॉ कर लेती है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जब आपने किसी भी स्पॉन्सरशिप से स्पॉन्सरशिप लेना होता है तो उसकी कोई रिक्विजिट्स हैं, उसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देते हैं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा में गए, आपने 4, 5, 6 माह वहाँ पे जॉब की रेस्टोरेंट के ऊपर, और उस रेस्टोरेंट के पास स्पॉन्सरशिप करने की अथॉरिटी है, उसको यूकेबीए ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो लिहाजा फिर क्या होगा, फिर वो वाला रेस्टोरेंट अपना लाइसेंस जो उसके पास है उसकी बेस पे होम ऑफिस को कहेगा कि ये बंदा मेरे पास 4 माह से 5 माह से ये मैं इसको सैलरीज दे रहा हूँ, ये मेरे पास काम कर रहा है, ये एक अच्छा शेफ़ है या एक अच्छा फ्लोर मैनेजर है, कुछ भी है, तो लिहाजा अब ये मेरी ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं इस बंदे को स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ। होम ऑफिस उसको अलाउ करेगी, यस यू कैन स्पॉन्सर दिस गाय, वो आपके नाम का एक स्पॉन्सरशिप आएगा, देन यू हैव टू गो टू द एम्बेसी फॉर द फर्दर प्रोसेस। आपको फिर वीज़ा के लिए ज़रा होम ऑफिस में फिर जाना पड़ता है, एम्बेसी जाना पड़ता है, अगर आप आउट ऑफ लंदन है तो फिर आपको वो अलाउ करते हैं और फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर 3-4 सैलरीज आपके अकाउंट में आई हों और आपके उसके साथ 3-4 माह से एज अ एम्प्लॉय आप उसका काम कर रहे हो, तो ये एक अच्छी टाइज होगी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यस ये बंदा मेरी ज़रूरत बन गया, तो लिहाजा मैं इसको स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, नंबर 1। ठीक है जी। अब दूसरी बात, ये एक बड़ा कॉमन सा इशू है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन है कि एक एम्प्लॉयर ने आपको वीज़ा दिया, आपको स्पॉन्सर किया, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो कंपनी बंद हो गई, या ड्यू टू सम रीज़न उस एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई लेन देन अच्छा नहीं रहा, वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं या आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं। अब उसके स्पॉन्सरशिप के ऊपर आपको वीज़ा मिला हुआ है, तो उस टाइम स्टूडेंट बड़ा परेशान होता है कि मैं क्या करूँगा, अब मैं किधर जाऊँगा, क्या अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होती। आप एक चीज़ ज़हन में रख लें, और ये बड़ी रिसर्च बेस्ड और बड़ी टेक्निकल बात है, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए ताकि आप किसी से ब्लैकमेल ना हों। देखिए वो क्या बात है, वो ये है कि जो भी आपकी जॉब होती है ना सर, उसके अगेंस्ट एक कोड होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ आपके पास स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, ठीक है, आपके पास वो जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा है ना सर शेफ़ का, ठीक है, उसका एक कोड होम ऑफिस ने जनरेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1101, ठीक है, या कोई भी कोड है, ABCD कोड है, ठीक है, उसका कोई एक कोड है। आप अगर उस एम्प्लॉयर को छोड़ते हैं जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ था, ठीक है, और आप कोई नया एम्प्लॉयर ढूंढ लें और उसी कैटेगरी के अंदर, उसी कोड के अंदर आप नए एम्प्लॉयर से वीज़ा ले लें विद इन 90 डेज, तो आप अपने वीज़े को होम ऑफिस में स्विच करवा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को स्विच करवा सकते हैं कि द लास्ट टाइम ABC वॉज माई एम्प्लॉयर बट नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई एम्प्लॉयर।
ठीक है। तो लिहाजा फिर आपके पास ऑप्शन होती है, अगर वो कंपनी बंद भी होगी तो फिर भी यही तरीका है कि आप एज अ शेफ किसी और रेस्टोरेंट में जाएं, किसी और रेस्टोरेंट से अपना वीज़ा स्विच करवा लें, अगर उसके पास स्पॉन्सर करने की और लाइसेंस अथॉरिटी उसके पास है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि अगर कंपनी बंद होती है या एम्प्लॉयर आपको डिस्टर्ब करता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम कैटेगरी के अंदर, सेम कोडिंग के अंदर किसी और एम्प्लॉयर से जिसको लाइसेंस अथॉरिटी है आपको स्पॉन्सर करने की, आप उसके पास जा सकते हैं और वहाँ से अपना वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि आप वहाँ पे जॉब्स नहीं कर रहे होते ना उस एम्प्लॉयर के पास, फिर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, आप उसको मंथली टैक्स दे रहे होते हैं। डिफरेंट स्लैब्स बनी हैं हर कैटेगरी के लिए। कोई एज अ केयर होम में जा रहा है तो उसकी मिनिमम एक सैलरी स्लैब है, ठीक है, लाइक 24,000 पाउंड पर एनम है, तो आपको 24,000 पाउंड पर एनम के हिसाब से आपको मंथली टैक्स देना पड़ेगा। ज़ाहिर आपका एम्प्लॉयर भी टैक्स देगा और एज अ एम्प्लॉय आप भी वहाँ पे टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है जी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एम्प्लॉयर जो वीज़ा अप्लाई करता है उस पर कितना एक टाइम प्रोसेस लगता है और उसकी रियल में कितना एक एक्सपेंस आता है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि यार इसका रियल में एक्सपेंस कितना का है। ये तो नहीं है कि मुझसे ये 20,000 पाउंड मांग रहा है और इसका रियल एक्सपेंस कितना है, आपको इस चीज़ का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। शायद ये चीज़ कोई अगर एम्प्लॉयर मेरी वीडियो सुनेगा तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास ये होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम प्रोसेस की। सर अगर तो कंपनी के पास ऑलरेडी लाइसेंस है स्पॉन्सर करने के लिए, तो फिर जैसे ही वो डिमांड भेजेंगे कि हमें 2 लोगों की 3 लोगों की ज़रूरत है और वो उनके सारे क्रीडेंशियल्स वगैरह भेजेंगे, तो वो तकरीबन 4 to 6 वीक का टाइम पीरियड लगता है होम ऑफिस से अप्रूवल की, और उसके बाद आपने स्ट्रेट अवे एम्बेसी जाना होता है या होम ऑफिस जाना होता है। अगर तो आप यूके के अंदर रह रहे हैं तो 4 to 6 वीक के अंदर अंदर आपके वीज़ा आपके पास होता है, ठीक है, ये जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा है। और ये फर्स्ट में 3 इयर्स का वीज़ा होता है और उसके नेक्स्ट जो इसकी एक और एक्सटेंशन आती है वो 2 इयर्स की आती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंडेफिनिट, ठीक है। टोटल 5 इयर्स आपने वहाँ पे ज़ाहिर है इसके ऊपर गुजारने, फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लिहाजा आप ये ज़हन में बिठा लें कि 4 to 6 वीक का टाइम पीरियड है, एक नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाए एक्सपेंस के ऊपर। जब आपका लाइसेंस, किसी कंपनी का लाइसेंस ऑलरेडी उसके पास होगा ना, ज़ाहिर लाइसेंस अप्लाई करने के ऊपर उसका कंपनी का एक्सपेंस आया होगा, ठीक है, अराउंड 5 to 6,000 पाउंड उस कंपनी का ऑलरेडी एक्सपेंस हुआ होगा उस लाइसेंस को लेने के लिए, जो सबसे बुनियादी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो तो उसके पास होगा। उसके पास जब वो उन्होंने आपका करना होगा तो उस टाइम जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो तकरीबन 1200 पाउंड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1200 पाउंड के अराउंड है। ज़ाहिर है ये किसी सॉलिसिटर के थ्रू अप्लाई होगा, 2000 पाउंड वो लेगा, ठीक है। उसके अलावा एक आध थोड़ी सी और फीस है, आप ये अप्रॉक्सीमेटली 4000 पाउंड का एक्सपेंस है, ठीक है, जब आपने एज अ वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय आपका वीज़ा अप्लाई होगा, अराउंड 4000 का एक्सपेंस ये है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है वो फिर कंपनीज इसको कैश करती हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, वो फिर इसको महंगा बेचती हैं, और कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है। ये बहरहाल हमारे डिस्कशन का नहीं है हिस्सा, लेकिन ये तो मैंने आम एक जो रूटीन चल रही है वहाँ की वो मैंने बताई है। लेकिन जो रियल एक्सपेंस है वो अराउंड 4 to 5,000 पाउंड, इसका जो रियल एक्सपेंस है वो इतना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको 3 इयर्स का वीज़ा मिलेगा और 3 इयर्स के वीज़े के बाद आपको 2 इयर्स की मोर एक्सटेंशन मिलेगी, देन आपको इंडेफिनिट की तरफ आप आ जाएंगे। अब ये सारे का सारा प्रोसेस था जो आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सरशिप दी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सर नेक्स्ट है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ है? आजकल स्टूडेंट इसके ऊपर भी काफ़ी स्विच कर रहे हैं, और हमारा एक स्टूडेंट था वो इसके ऊपर स्विच हुआ है, और फ्रैंकली स्पीकिंग उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो किसके ऊपर शिफ्ट हुआ है या इसके क्या बेसिक कल को इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या प्रॉब्लम नहीं आ सकती, व्हाटएवर जो भी है। अब देखें सर सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सर सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जो वर्ड है ये आपको थोड़ा खुद बता रहा है कि बंदा अपने आप को खुद से स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको ये इसके वर्ड से अंडरस्टैंडिंग हुई कि बंदा खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास 25-30 लाख हो तो और आप अपने आप को स्पॉन्सर कर लें, ऐसा नहीं है सर।
ये बड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें जो लंदन के अंदर लोग बैठे हैं वो भी अप्लाई करते हैं एज अ सेल्फ स्पॉन्सर, जो लंदन से बाहर लोग बैठे हैं वो भी एज अ सेल्फ स्पॉन्सर अपना अप्लाई करते हैं। अब सर ये बेसिक तरीका क्या है और इसका टाइम प्रोसेस क्या है, आपका एक्सपेंस कितना आएगा, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। सर सबसे पहले आइदर यू आर लिविंग इन लंदन और आउटसाइड लंदन, आप चाहे पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यूके के अंदर, हम इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है ना, ये कैसे हम अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। सर सबसे पहली बात कि आपको यूके के अंदर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी, ठीक है। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको एक ब्रिटिश नेशनल की ज़रूरत होगी, उसके पास इंडेफिनिट हो या उसके पास पासपोर्ट हो, आपको एक ब्रिटिश नेशनल की ज़रूरत होगी जो कि उस कंपनी का लेवल 1 यूज़र बनेगा, ठीक है जी। अब लेवल 1 यूज़र क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसकी हम डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं जा सकते, काफ़ी पे वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका एक लेवल 1 यूज़र बनेगा और लेवल 1 यूज़र का ब्रिटिश होना या इंडेफिनिट उसके पास होना, इंडेफिनिट होल्डर होना, ये ज़रूरी है। अब वो लेवल 1 यूज़र बेसिकली करेगा क्या? लेवल 1 यूज़र कर ये रहा होता है सर, वो बेसिकली कंपनी को सारा रन कर रहा होता है। कंपनी की किधर कम्युनिकेशन होनी होती है, किस डिपार्टमेंट के साथ उसकी कम्युनिकेशन होनी होती है, कंपनी अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कंपनी है तो उसकी कहाँ कहाँ से लाइसेंसिंग उसको चाहिए होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेवल 1 यूज़र कर रहा होता है। अब जो लेवल 1 यूज़र है ना सर, वो क्या काम करेगा? कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होगी, लेवल 1 यूज़र आपको मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? जाहिर बात है आपके पास एक कंपनी का कमर्शियल रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, आपकी सर्विसेज से रिगार्डिंग कंपनी है, आपकी केयर से रिगार्डिंग कंपनी है, आपकी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कंपनी है, आईटी की कंपनी है, ज़ाहिर आपके पास एक जो है उसका एड्रेस होगा ऑफिस का, उसकी बेस के ऊपर, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बेस के ऊपर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे बैंक के अंदर। और ये भी कोशिश की जा सकती है कि आप उसको वैट भी करवाएं, वैट का लाइसेंस भी लें, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो भी लें। अब यहाँ पे एक चीज़ सर हम क्लियर करते जाएं कि जो लेवल 1 यूज़र है ना सर, चूंकि बाद में आपने अपने आप को स्पॉन्सर भी तो करवाना है ना, ठीक है, एज अ सेल्फ स्पॉन्सर आना है, वो जो लेवल 1 यूज़र है सर, वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका ब्लड रिलेशन होगा लेवल 1 यूज़र, चाहे आप जो हमने पहली कैटेगरी डिफाइन की कि स्पॉन्सरशिप बाय एम्प्लॉयर, अगर उसके अंदर भी, उस कंपनी के अंदर भी जो लेवल 1 यूज़र है वो ब्लड रिलेशन है, तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकेगा, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे किस वीज़ा पे भी हैं। और ये जो सेल्फ स्पॉन्सर है सर, इसके अंदर भी जो लेवल 1 यूज़र होगा ना सर, अगर वो आपका ब्लड रिलेशन होगा तो सर इसके अंदर भी वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकेगा, आप अपने आप को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे अगर आपकी कंपनी का जो लेवल 1 यूज़र है वो ब्लड रिलेशन में होगा, ब्लड रिलेशन भाई बहन इस तरह करके, ठीक है। तो लिहाजा फिर वो नहीं कर, क्योंकि होम ऑफिस ये सोचता है कि ये पूरा प्लान्ड है दोनों कैटेगरीज के अंदर, चाहे वो सेल्फ स्पॉन्सर है चाहे वो स्पॉन्सरशिप बाय एम्प्लॉयर है। सर दोनों कैटेगरीज के अंदर अगर होम ऑफिस को ये डाउट भी क्रिएट हो गया ना कि आप ये जो सारा कुछ करेंगे प्लान्ड है, तो सर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़ाहिर प्लान होना भी नहीं चाहिए ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक कंपनी की जेन्युइन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसको एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। और सेल्फ स्पॉन्सर के अंदर भी आपकी जेन्युइन सारी नीड्स होनी चाहिए कि आप ये एज अ वहाँ पे काम यूके में करना चाहते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब लेवल 1 यूज़र अगर आपको सर नहीं मिल रहा ना, तो फिर क्या करते हैं, जितने वहाँ पे अटॉर्नीज़ हैं, लाइक सॉलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो आपकी जगह पे लेवल 1 यूज़र बन सकते हैं। और वो लेवल 1 यूज़र बन के तो फिर वो भी आपको सेल्फ स्पॉन्सर की तरफ लेके जा सकते हैं। सर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, आपने वैट का कर लिया, ठीक है, उसके बाद 4 to 6 मंथ आपने कंपनी को रन किया। वहाँ पे आपकी कंपनी अगर सर्विसेज से रिगार्डिंग थी, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, आईटी की कंपनी थी, आपने आईटी से रिगार्डिंग सर्विसेज की, आपकी अगर कंपनी लाइक कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग थी, आपने 4 to 6 मंथ उस कंपनी को रन किया। वो फिर लेवल 1 यूज़र जो सर हमने बनाया ना, वो लेवल 1 यूज़र फिर आपको स्पॉन्सर करेगा। कंपनी आपकी है, ठीक है, आप लंदन के अंदर हैं या आउट ऑफ लंदन है, फिर वो कंपनी कहेगी कि यस राइट नाउ वी नीड दिस गाय हु इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। लिहाजा फिर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी और उस वीज़ा को हम कहेंगे सेल्फ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। जारी बात है उसमें
थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स और भी हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपके पास इनकम अच्छी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक जो उसका क्राइटेरिया था वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब सर अगर ये सारा काम मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, तो ज़रा ये सारा काम करने के लिए वहाँ पे आप सोलिसिटर हायर करेंगे या आपका कोई रिलेशन में कोई बंदा होगा तो वो वहाँ पे करेगा। सर इसका जो रैंडमली एक्सपेंस है ना, अगर आप सोलिसिटर हायर करते हैं या कोई बैरिस्टर या कोई ऑफिस आप कहते हैं किसी को, तो अराउंड 8,000 पाउंड टू 10,000 पाउंड सर इसका एक्सपेंस है। और अगर वहाँ पे आप जेन्युइन खुद से सारा कुछ करें, कंपनी ओपन करें, सारी काम आप खुद करें, तो ये एक्सपेंस मिनिमाइज होके अराउंड 5,000 पाउंड के करीब आ जाता है। ठीक है। और अगर आपने लेवल 1 यूज़र रखा हुआ है किसी भी अटॉर्नी को, किसी सॉलिसिटर को, बैरिस्टर को, तो सर फिर हर मंथ आप उसको पे करेंगे। ठीक है। वो आपके फ़ी आपकी कोई डिसाइड होगी लाइक 500 पाउंड, 800 पाउंड, फिर आप हर मंथ उसको पे करेंगे ताकि वो आपको एज अ लेवल 1 यूज़र वो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देता रहे। ठीक है। इसके अंदर भी सर सेम है कि फर्स्ट जो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा वो 3 इयर्स का किया जाएगा। सेकंड जो एक्सटेंशन आएगी आपकी फर्स्ट जो आपकी एक्सटेंशन आएगी वो आपकी 2 इयर्स की आएगी। देन आफ्टर 5 ईयर आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडेफिनिट के लिए। ये सर सारा प्रोसेस था स्पॉन्सरशिप बाय एम्प्लॉयर और सेल्फ स्पॉन्सरशिप का। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। कोई ऐसा मसला नहीं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो आपको असिस्ट कर सका मैं आपको ज़रूर असिस्ट करूँगा। ये सारी वीडियो का मकसद, आपको सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जब आप किसी सोलिसिटर के पास, बैरिस्टर के पास वहाँ पे जाएं भी केस अपने डिस्कस करने, तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आपको ये ना समझ रहा हो कि यार इसको तो पता ही कुछ नहीं, ठीक है जैसे मर्जी कर लो। नो, ये इन्फॉर्मेशन पैक्ड इन्फॉर्मेशन है ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, जब आप किसी से डिस्कशन भी करें तो आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने होंगे। आप उसको सारे का सारा आप थोड़ा खुद ब्रीफ कर सकेंगे, थोड़ा आपको वो बताएगा, आपको किस तरह कोई डॉच नहीं कर सकेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।